आइए सबसे पहले खुद को गुरुदेव से जोड़ते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। तो अपने मन को एकाग्र करते हुए और भावों को गुरुदेव में रखते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ उच्चारण करें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ही बार करना है। तो उस दिन कुछ बताए थे, समझ में आया था आप सबको? हाँ, तो क्या क्या बदले खुद में? चलिए, अच्छा भगवान भेदभाव करता है कि नहीं? तो अगर नहीं करता तो इसका मतलब उसने हमें जो कुछ दिया है सबको समान दिया है ना। यदि समय दिया है तो सबको 24 घंटा, बुद्धि दी है तो एक बराबर, और शरीर तो सबको दिया है, कुछ किसी का अलग किसी का अलग, लेकिन क्षमताएं सबकी एक ही दे रखी हैं, सामर्थ्य भी सब में उतना ही होगा। तो फिर सब अलग अलग क्यों है ना? देखते हैं, कोई बहुत अच्छा और कोई कम, कोई किसी का ज्ञान बहुत ज़्यादा है किसी का कम है, कोई बहुत मेहनत करता है और कोई कम करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने हमें सब दे तो रखा है, पर हमारे ऊपर ही निर्भर कर दिया है कि हम उसका कितना उपयोग करते हैं। अब उसी 24 घंटे में कोई APJ अब्दुल कलाम हो जाता है और कोई वैसे ही रह जाता है कि नहीं? कोई शहीद भगत सिंह हो जाता है और कोई नहीं हो पाता। तो हमें सबसे पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग हम करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा स्तर वहीं का वहीं रह जाएगा, जो कि हमें नहीं रहने देना है। तो हमें सबसे पहले जो हमें सबसे कीमती चीज़ मिली है उसका उपयोग करना है। जैसे कि समय का उपयोग हम करते हैं। समय का उपयोग करने का मतलब है आप अपने आप को देखते रहिए कि हमारा कहाँ समय खराब हुआ, तब आपको लगेगा नहीं इतना खराब हुआ, हम खराब नहीं होने देंगे। यदि आप नहीं देखेंगे तो वो खराब होता चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो वापस लाया जा सकता है, पर समय कहाँ से लाएंगे, है ना? अब बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े ही रहेंगे। तो इसीलिए आप सबका उपयोग करना सीखिए। जैसे कि हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि अभी विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? अपना ज्ञान बढ़ाना, वही पढ़ना। तो इस समय हमें माँ बाप भी छूट देते हैं और हमें सिर्फ एक ही कार्य मिला होता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिसे करना होता है वो होता है पढ़ना। कि हम कितना अच्छे से खुद को पढ़ सके, कितना खुद को समझदार बना सके, हमारी बुद्धि कितनी विकसित हुई। अब देखते हैं विद्यार्थी जीवन में है तो हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं या फिर नहीं भी। तो हम पहला एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, किसका लें? APJ अब्दुल कलाम का या शहीद भगत सिंह का? शहीद भगत सिंह का लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे? पढ़ने में बहुत तेज थे। कितने तेज थे आपको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो अपनी स्कूली शिक्षा कर रहे थे तभी उन्होंने 50 किताबों का अध्ययन कर लिया। और 50 वही किताबें नहीं जो हमारे सिलेबस में थी, जो इससे अलग थी। अब उन्होंने कैसे कर लिया? उनके पास भी 24 घंटे ही रहे होंगे, उन्हें भी घर का काम करना पड़ता रहा होगा और उन्हें भी अपने सिलेबस को पढ़ना रहा होगा, क्योंकि उन्हें भी तो एग्ज़ाम देना पड़ता होगा। पर वो कैसे कर लेते थे? क्योंकि अगर शहीद भगत सिंह में सबसे ज़्यादा कुछ ज़बरदस्त था तो वो था एकाकी की भावना। उन्हें जहाँ अगर उनके मतलब की चीज़ें नहीं मिलती थी वहाँ कभी ठहरते नहीं थे। यदि कहीं चले गए, 4 मित्र बात कर रहे हैं, यदि पढ़ाई के बारे में, देश को आज़ाद कराने के बारे में बात चल रही है तो वहाँ रुकेंगे नहीं, तो वहाँ रुकेंगे नहीं। वो सिर्फ वहीं रुकेंगे जहाँ उन्हें अपनी लक्ष्य की ओर कोई और प्रेरणा दे रहा हो, नहीं तो रुकने वाले में से नहीं थे। और आपको पता है वो कितने जिद्दी थे। जिद्दी होना भी ज़रूरी है, कुरकुरे खाने के लिए नहीं। जिद्दी होना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कितना विकसित कर सके। वो जिद्दी थे कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है और देश को आज़ाद कराना है तो कराना है। उस जिद के लिए चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना लग जाए। और जो दूसरों की प्रेरणा समझते हैं वो अपने आप में दृढ़ होते हैं, उनका संकल्प कभी टूटने वाला नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प को टूटने दिया? फांसी की सजा सुनने के बाद भी नहीं। उन्होंने कहा बल्कि मैं मरना चाहता हूँ ताकि मेरे देश की आवाज़ जाग सके। और सोचिए, ऐसा जवान जो
पढ़ने में इतना तेज है कि उसके समकक्ष उस समय कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने 50 किताबें तो अपनी स्कूली शिक्षा में ही पढ़ डाली। अब सोचिए ग्रेजुएशन तक आते आते उन्होंने 300 प्लस किताबें पढ़ी। तो जिसने अपने सिलेबस को छोड़कर 300 350 प्लस किताबें पढ़ चुकी हो सारे देशों की, वो सबकी जीवनी पढ़ते थे। जैसे कि जब वो मरने वाले थे तो किसकी जीवनी पढ़ते थे? लेनिन की जीवनी, है ना। और जब जेलर ने कहा आपको फांसी दी जानी है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दीजिए। सोचिए इतना जुनून हम में हो सकता है क्या पढ़ने के प्रति, कि नहीं अभी मुझे भूख लगी लेकिन अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये खा लें तभी खाना खाने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अपने अंदर में लेके आइए। यदि आप नहीं लेके आएंगे तो हमारा स्तर उतना आगे नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं जब हमारी दिनचर्या बहुत बिगड़ती हुई जा रही है, अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ बढ़िया खाने वाला आ गया, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। 100% कोई रोक सकता है? बहुत कम लोग रोक सकते हैं जिनके अंदर जुनून हो कि हमें पढ़ना है। तो आजकल जो सबसे अधिक समस्या आई है वो आई है दिनचर्या को लेकर। सब लोग मतलब ऐसे अस्त व्यस्त दिनचर्या हो गई है। अपने गांव में फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ माता पिता 4 बजे उठ जाते हैं और हमको भी उठा देते हैं, तो उनका फायदा हम लोग उठा लेते हैं। लेकिन यदि आप शहरों की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो 11 बजे के नीचे तो नहीं। हमारी दीदी है, शहर से आती है, तो वो वहाँ भी ऐसे करती है। यहाँ भी जब हम लोग सारा काम खत्म कर सकते हैं तब दीदी उठती है। तो ऐसा करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते नहीं है। इसलिए अपने आप को थोड़ा गंभीर करिए और सोचिए क्या हम यूं ही अपने जीवन को गंवा देंगे। उस समय जब शहीद भगत सिंह थे तो उन्होंने देश की समस्याओं को परखा था कि नहीं? बिना पढ़े वो परख सकते थे? अच्छा ये बताइए, पहले भेदभाव था ना? लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। और वो प्रश्न कर सकती थी? सोचिए जो हमारे यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं हम, उसके भी अधिकारी नहीं थे, प्रश्न भी नहीं कर सकते थे। जो उस समय पुरुष प्रधान समाज था, यदि वो जो कह देते वही करना है, वो चाहे हमारे हित में हो और चाहे ना हो। कितनी पीड़ित की जाती थी उसकी कोई सीमा नहीं है। और यदि बता दिया जाए तो हम सबके जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर उठेंगी। और हम लोग उस स्थिति से यहाँ आए, पर यहाँ तक पहुँचने में किसी ने तो हमारी सहायता की ही होगी। उन्होंने हमारे दर्द को समझा होगा, परखा होगा और खुद को और भी अधिक दर्द में ढाला होगा और उन सबको सहते हुए फिर निकाल कर और सबको आज़ादी दिलाने का प्रण लिया होगा। तो क्या हम उनके इस बलिदान को व्यर्थ जाने दे रहे हैं या नहीं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आप में सोचने और समझने की क्षमता तभी विकसित होती है जब आप अधिक पढ़ते हैं। अब बताइए, उस समय स्त्रियां सवाल भी नहीं करती थी। जैसे अभी आप अपने गांव में देखते होंगे, यदि कोई परंपरा है और उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर भी वो मानती है। अगर कुछ ऐसा क्यों होता है तो वो कहेंगी कि ऐसा होता था इसलिए होता। अगर आप उन्हें मना करोगे तो नाराज हो जाएंगे कि ये देखो हमारे इतने साल से हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमें मना कर रही है। लेकिन वो खुद भी हमारी मम्मी है, तो बहुत ऐसी परंपरा है जो जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता। जब हम पूछते मम्मी काहे कर रही है तो क्या करते आते थे, मना करते कि मत करो फिर भी, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है। पर कहीं कहीं होता है कि कुछ लोग इन्हें मानने के लिए राजी नहीं होते, इन्हें तोड़ना चाहते हैं, वो विवेक युक्त परंपरा स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि अब हम हैं और हम चाहें तो किन्हीं परंपराओं को अपने घर में फिर से ला सकते हैं और नहीं भी। यदि हम जैसा नियम अभी अब बना देंगे कुछ दिन तक तो वो चलना ही है, क्योंकि ब्राह्मणवाद इतना फैल गया था, उन्होंने अपने आप को इतना अधिक समाज में प्रतिष्ठित कर लिया था कि वो जो कहेंगे वही मानना होता था। वो सब मानते भी थे और कहीं सड़क पे चल नहीं सकते थे, कुएं का पानी नहीं पी सकते थे, और वो जिधर जाते थे उधर से हट जाओ ताकि वो जाए। बल्कि मनुष्य वो भी थे और हम भी थे। लेकिन सोचिए उन्होंने हमें कितना मूर्ख समझा रहा होगा कि अपने इशारों पर नचाते रहे, और किसका ज्ञान देते हुए? शास्त्र का। वो शास्त्र जो कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, उन शास्त्रों का सहारा लेकर कहते थे कि तुम जमाल हो। मतलब वो उन्हें खुद भी नहीं पता था और हमें भी पता नहीं होने देते थे, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं थे। वो कहते थे कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और सम्मान भी लेते थे और पढ़ते नहीं थे, तो इसलिए उनके अंदर वो सोचने की कला जो थी वो विकसित नहीं हो पाई थी। पर हम आज सोच सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं ना। सोचिए सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय हुआ 1831 के आसपास ना, और उस समय उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं रहा होगा, उन्हें प्रश्न करने का अधिकार भी नहीं रहा होगा। उस समय लड़कियां जैसे ही जन्म लेती थी उन्हें मार दिया जाता था।
कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ के भारत की पहली शिक्षिका बनी होंगी और हम लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई होंगी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो क्या हम अपना समय यूं ही बर्बाद कर दे रहे हैं उनकी कुर्बानियों का? नहीं ना। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। और आप देखिए, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, आप अपने समय को बचाएंगे तो आप देखेंगे कि सिलेबस भी पढ़ लिया हमने, ना जाने कितनी और भी किताबें पढ़ ली। और सबसे अधिक आप पढ़िए जीवनी, क्योंकि जब भी आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा उमंग आता है कि नहीं, इन्होंने अपने स्तर को इतना बढ़ाया और हम भी बढ़ाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। तो आप पढ़ा करिए। जैसे कि आप जब APJ अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे तो देखेंगे उन्होंने इतना मेहनत किया जीवन में, इतना मेहनत किया जितना कि हम इस समय नहीं कर पा रहे हैं। कि करते हैं? नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक बार उनके किसी टीचर ने कहा कि हम एकदम सुबह पढ़ाएंगे 4 बजे शायद, और अगर तुम आ सको तभी पढ़ाएंगे। और उनका घर वहाँ से बहुत दूर था, लेकिन वो सुबह बहुत जल्दी उठ के वो 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाया करते थे। इतना जुनून हमारे अंदर आया कि अगर 6:30 बजे अर्जुन भैया बुलाए हैं तो 5 मिनट पहले हम आ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब अपने अंदर लाइए। अब APJ अब्दुल कलाम रात को दिया जला के पढ़ते थे, यहाँ लाइट गई चलो सोने। होता है ऐसा ना? तो पता होगा आप तो सर्दी से पढ़े इसलिए जीवन में बहुत कुछ सुधार है, नहीं तो ऐसा बहुत कुछ होता। लेकिन अब भी बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमें यहीं नहीं रुकना, हमारी यात्रा लंबी है, उस यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो हमें पानी है। तो आप उनकी तरह बनिए और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए इस तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अपने बुद्धि को बढ़ाइए। आप सिर्फ इतना ही नहीं समझ सकते जितना आपको उस समय पढ़ाया जा रहा है, आप उससे भी अधिक समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक बच्चे को इस समय देखते होंगे, उनका नाम है कौटिल्य, है ना? कुछ और नाम है लेकिन कौटिल्य भी उनको कहा जाता है। तो वो तो उनके नॉलेज देखते हैं, अगर उनसे अपनी तुलना करें तो अपने को बहुत छोटा पाते होंगे ना। तो उन्होंने कैसे इतने नॉलेज को बढ़ा लिया अपने, बहुत छोटे से, तभी उन्हें पूरे देश के नाम, मैप और नदियां कहाँ कहाँ है सब कुछ उन्हें याद था। तो वो मेहनत करते थे, उनके माँ बाप जागरूक थे तो उन्हें उस तरफ ढकेलते थे कि आप पढ़ो, और उसमें उनकी सहायता भी करते थे। और उनका भी रुचि रहा होगा, यदि रुचि नहीं रहता तो पढ़ पाते नहीं, तो खुद पढ़े। और आज हम सबसे बहुत आगे है, उम्र हम सबसे भी बहुत छोटी है। तो अपने अंदर ये चीजें लाइए कि देखिए हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहीं वहीं के वहीं तो नहीं जा रहे हैं। तो डेली अपने आप को तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही मेहनत हमारी जिंदगी में कम होगा सब कुछ खत्म होता जाएगा। तो आप सब मेहनत करेंगे कितना? बहुत। तो अब क्या बताएं, हमें पता नहीं क्यों यहाँ आते हैं तो हमें ये लगता है कि आप सर्दी के बच्चे हैं, आपको सब कुछ पता है, हम बता ही कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होगा, क्योंकि आप अपने आप को कम मत जानिए, बहुत पता है। देखिए हमें सब कुछ पता है, आपको भी पता है, और आपको दुनिया का सारा ज्ञान है, हमको भी है। पर पूछिए कैसे? कैसे? देखिए, एक होता है अगर आपको अखबार पढ़नी है तो आपको अखबार बाजार से लाना होगा और तब उसे आप पढ़ेंगे, है ना? और दूसरा है कि आपको वहां तक जाना भी ना पड़े और अखबार पढ़ ले। तो ये कैसे होगा? आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, निकालिए, आज का अखबार सर्च करिए, चाहे दैनिक जागरण का, हिंदुस्तान, जो भी आप पढ़ते हो, आ जाएगा और पढ़ लेंगे। तो वैसे हमारे अंदर किसी भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बस हम एक बार ध्यान में यदि उतर जाए बहुत गहरे से और अपने आप को पढ़ पाए तो पता चलेगा हमारी आत्मा को सब कुछ पता है। क्योंकि आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी और समस्त मतलब ब्रह्मांड में माना जाता है, विचरण करती है। उसके अंदर सारी शक्तियां समाहित है, सारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ उसी से निकल के आते हैं। अब जैसे ऋषि मुनि थे, वो कहाँ जाते थे? गए नहीं ना। वो भले दूसरों को पढ़ाते थे पर खुद कहाँ से पढ़ते रहेंगे? जो उस समय वेद रहेंगे वो पढ़ते हैं। पर ये कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ वहीं तक नहीं और भी रचना की है। तो उन्होंने वो रचना कैसे की? एक तो उसे पढ़ा होगा, समझा होगा, ध्यान में गहरे उतरे होंगे, विश्लेषण किया होगा और किन चीज़ों को और हमें प्रस्तुत करना है उन्होंने वो सोचा, समझा होगा और अनेक चीज़ें लिखी। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, पर रामचरितमानस उन्होंने रामायण पढ़ा होगा और सुना होगा, इससे भी सरलतम रूप हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और उन्होंने
किया, पर ऐसा हम कुछ नहीं कर पाते ना। अब देखो गुरुदेव 5 तक पढ़े थे, लेकिन गुरुदेव ध्यान करते थे, जप करते थे, तो उन्होंने और कितनी किताबें लिखी हैं। 5 तक पढ़े रहे होंगे, लगभग उनके पास 500 बुक मान लो पढ़े रहे होंगे, तो 3200 किताबें लिखी। और गुरुदेव हर कार्य क्या करते थे, नियम से करते थे। यदि उन्हें 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ना है, 6 घंटे जप करनी है तो 6 घंटे जप करना है। पर ये जो चीजें हैं वो हमारे अंदर समाहित नहीं हो पाती, हम टाल देते हैं। अच्छा चलो कल थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी तो समय बहुत है। ये नहीं जानते कि समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर ये समय भी तो खत्म हो ही रहा है ना, पर ये अनुभव हो रहा है। अपने अंदर जागरूकता और एकाग्रता लाइए, क्योंकि उन्होंने 50 पुस्तकें पढ़ी रही होंगी। जैसे बहुत चीजें हम पढ़ते हैं पर हम भूल जाते हैं। सबसे अधिक शिकायत यही रहती है ना कि याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम दिन भर अपने माइंड में सिर्फ पढ़ाई को ही महत्व नहीं देते, और भी न जाने कितनी चीजें आती है। किसी की बात सुनते हैं, मोबाइल देखते हैं और कुछ ना कुछ अनावश्यक चीजें डालते रहते हैं। तो उसे भी रेस्ट चाहिए होता है, तो वो समझ लेता है कि नहीं, इसे भी नहीं याद करना। माइंड वही चीज याद करना चाहता है जो कि जरूरी होता है, तो समझ लेता है अभी जरूरी नहीं है, तो वही भुला देता है। तो आप सिर्फ जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वो क्या करते थे? कोई आंख बंद किए थे, कोई मुंह, कोई कान, मतलब ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा बोलेंगे। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि हम सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देंगे, वो है हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य तो कुछ बनना होगा, कुछ करना होगा, अपने बुद्धि को और विकसित करना होगा ना, तो हमारा ध्यान किधर जाएगा? उधर जाएगा। पर यदि हम और चीजें अपने अंदर डालते जाएंगे तो हमारा माइंड रेस्ट चाहेगा, वो आराम चाहेगा, वो भी आपको छोड़ता चला जाएगा। अगर एकाग्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि 8-8 घंटे लोग पढ़ते रहते हैं, 10-10 घंटे लगातार। सोचिए उनने कितनी गजब की एकाग्रता रही होगी, है ना। तो उन एकाग्रता को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले शहीद भगत सिंह की तरह हमें एकाकी बनना पड़ेगा कि हम उनमें शामिल नहीं होंगे जो हमारे लक्ष्य की तरफ केंद्रित ना करें। हम उन्हीं में शामिल होंगे जिनमें हमारा लक्ष्य हमें दिखाई देता है। और दूसरी बात, ध्यान करिए। ध्यान करने का मतलब आप कहते होंगे ध्यान क्या है, कैसे करें? तो ध्यान करने का मतलब आप शांत बैठिए, उस समय किसी भी विचार को अपने दिमाग में ना आने दीजिए। थोड़ी देर एकदम शांत हो जाइए, और जब शांत होते हैं तो आपका माइंड जो है और एक्टिव हो जाता है। तो जब धीरे धीरे आप जितने अपने माइंड को शांत रखेंगे उतना वो उसमें एकाग्रता की क्षमता आएगी। जब माइंड एकाग्र हो जाता है तो किसी भी चीज को पढ़ने और सुनने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो समझता भी जल्दी हो, याद भी जल्दी कर लेता है। ये चीजें आपको अगर विश्वास ना हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे कि कीर्ति चौहान को हमने बताया था ना, अब सोचिए धीरे धीरे वो भी ध्यान करती रहेंगी। पहले दिन उनका भी मन नहीं लगता रहा होगा, दूसरे दिन लगा होगा थोड़ा, फिर और, फिर और। किसी भी काम में हमारा इतनी जल्दी मन नहीं लगता, पर जब लगता है तब छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए मन दोनों तरफ जा सकता है, आप जिधर इसे ढकेलना चाहे। जैसे कि आप यदि मनोरंजन में इसका मन लग गया ना तो वहीं जाना चाहेगा, पर यदि आप धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ मन लगे तो फिर मनोरंजन की तरफ वो जाना चाहेगा नहीं, वो दोनों तरफ जा सकता है। अब निर्धारित हम पर है कि हम उसे किधर ले जाना चाहते हैं। अब जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, IAS वाले, अगर उनसे कोई कहे कि 5 मिनट समय बर्बाद कर दो तो तुम्हें डांट के भगा देंगे, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता है। वो अपने समय कोई भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं यदि मैंने अपने पढ़ाई से 1 भी मिनट इधर उधर किया ना तो मैं वहां से 1 रैंक और पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन भी ज्यादा है। तो इसके लिए अपने आप को खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहली बात ये थी, आप अपने आप का जो विश्लेषण है वो डेली करते रहिए कि जो भगवान ने हमें अमूल्य संपदा दे रखी है उसका हम उपयोग कितना करते हैं। यदि नहीं करते तो हमें करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो हमारा स्तर कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। और अपना स्तर बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगाना पड़ता है। तो मोटर लगाने का काम करिए ताकि पानी ऊपर जाए, यानी हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़े। तो जब भी हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप होगी। क्वेश्चन करेंगे तभी आप आंसर पाएंगे, तो मन का समाधान भी तभी होगा। जीवन में बहुत चीजें होती है, देखो बहुत चीजें आप नहीं जानते तो आपका उधर ध्यान भी नहीं जाता। वर्तमान समाज ऐसे है कि माता पिता इस समय सबसे अधिक व्यस्त होते हैं, होते ही नहीं, क्योंकि उन्हें काम करना होता है, घर के लिए भी उन्हें व्यवस्था करनी होती है। तो कभी कभी जैसे जिनके भाई बहन बड़े हैं वो तो पा जाते हैं उनसे कुछ कि कैसे करे कैसे ना करे, पर कुछ लोग हमारी तरह अकेले होते होंगे
या कुछ के भैया या बाहर पढ़ते होंगे तो उनसे भी उन्हें सुझाव बहुत कम मिल पाता होगा। तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे जब वो किस पुस्तकें पढ़ेंगे और सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया होता कि आप क्या करें कैसे ना करें, सिर्फ उसमें और अधिक चीज़ें जाननी होती है। तो आप सिलेबस के बाहर भी कुछ पढ़िए और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप जो युग निर्माण योजना आती है वो पढ़िए। इसलिए नहीं कि उसमें आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए पढ़े क्योंकि कल हम जा रहे थे लखनऊ तो लेके गए थे तो पूरे बस में पूरा खत्म हो गया और उसमें देखे कि हमें इतनी चीज़ें जानने को मिली जो कि हमें पहले पता नहीं थी। सबसे पहले हमें ये जानने को मिला कि हमें अपना मनोबल कभी नीचे नहीं गिरना देना चाहिए। हम उस सर्वसमर्थ शक्तिशाली परमात्मा के बच्चे हैं तो उतनी शक्ति हमें भी सन्निहित है। बस ये है कि हम किन्हीं विकट परिस्थितियों में फंसकर उसमें खुद को इतना उलझा लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी कुछ हैं और कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात उसमें लिखी थी नवरात्र आ रहा है तो 6 महीने में एक ऐसा दिन आता है जब बहुत पवित्र बहुत शांत, तो उस समय हमारी श्रद्धा भी बहुत बढ़ चढ़ के होती है, बहुत प्रखर होती है। उस समय जैसा लगता है बिना खाए पिए दिन भर काम कर सकते हैं, पर यदि यही सामान्य दिनों में देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पाता। और ऐसा होता भी होगा कि मतलब उस समय देव शक्तियाँ अवतरित होती होंगी और हम सब आस्थावान हैं ही हैं, ये चीज़ें तो मानते ही होंगे, है ना। तो पहली चीज़, और उस समय यदि हम कोई साधना करेंगे चाहे मन को साधने की या खुद को और बेहतर बनाने की, तो उस समय चीज़ें और अच्छे से होंगी। और उसमें फिर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। एक बार जैसे कि ये हुआ था जलियांवाला बाग कांड, उसमें लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। वैसे ही एक और कहीं पर एक ऐसी घटना घटी थी, वहाँ पर जब भी पब्लिक अपनी मांग लेके जाती तो उन्हें वो सरकार बिना कुछ सोचे समझे गोलियों से भून देती थी, कहती थी नहीं ये हम तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय फिर देश जागरूक हो रहा था। यदि मांगे पूरी करते जाते तो फिर एक आज़ादी की ऐसी ललक उठती कि उन्हें वो सब देना पड़ता और छोड़कर जाना पड़ता। तो उन्होंने अब जब कब्जा कर ही लिया था तो उनका छोड़ने का तो मन करेगा नहीं। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने संकल्प लिया कि नहीं मुझे भी वहाँ जाना है लोगों की सहायता करने के लिए। तो ये बातें किसको पता चली, जो उनके साथी थी, और उन्हें पता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश को आज़ाद कराने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। और यदि वे शहीद हो गए तो फिर से पुनः किसी और को जागृत होना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये बातें उनके मम्मी को जाकर बता दी कि आप इन्हें रोकिए। और हमारी मम्मी सुनेंगे यदि हमारा बच्चा मरने जा रहा है तो वो क्या करेंगी, जाने देंगी? नहीं जाने देंगी। पर उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने संकल्प लिया है, यदि उसे तोड़ देंगे तो उनकी आत्मा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरा बच्चा है वो ऐसी परिस्थितियों से डरे और खुद को कमज़ोर साबित करके कदम पीछे हटा ले। वो बोले कि नहीं वो जाने, वो संकल्प लिया है तो वो जाएंगे। सोचिए उनकी माँ के अंदर कितने अधिक दृढ़ विचार रहे होंगे। हम तो सोचते हैं यदि हमें इतना काम करेंगे और थक जाएंगे तो ये चीज़ें करने के लिए हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, पर उनके अंदर कितना साहस और आत्मबल रहा होगा कि नहीं जाओ। जैसे कि आजकल देखते हैं कितने शहीद होते हैं, जो शहीद होते हैं वो जवान ही होते हैं, उनकी उम्र उतनी नहीं रही होती, फिर भी वो माएँ कितनी बहादुर होती होंगी और उनके अंदर देश के लिए कितनी तड़फ कितना प्रेम रहता होगा कि वो कहती है नहीं जाओ बेटा। सोचिए हम रोज जानते हैं कि शहीद हमारे सैनिक शहीद होते हैं, फिर भी क्या भर्तियां कम हो रही हैं? नहीं ना। मतलब उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जो जुनून है वो कभी कम नहीं होता। व्यक्ति अंदर कुछ भी ना हो लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़ चढ़ के होता है, वो होता है जुनून, अपने देश के लिए प्रेम, अपने देश के लिए समर्पण। और वो हमारे अंदर भी होगा ना। तो अभी हम बॉर्डर पे जा सकते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं ना। पर क्या ऐसा हो सकता है कि बिना हम धन के भी देश की सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? समय लगाकर, श्रम लगाकर, विचार देकर, भावनाएं देकर। जैसे कि उस समय पुराने ज़माने में हमारे विचार कुंठित थे, हम वही करते थे जो हमें कहा जाता था, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। लेकिन फिर हमने क्या किया, उन सब चीज़ों से लड़ाई लड़ी। कोई आया जैसे कि सावित्री बाई फुले जी आई और ज्योतिबा बाई फुले जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी और कहा कि ये सब नहीं होगा, हम अन्याय नहीं सहेंगे, हम ऐसे पीड़ित नहीं रहेंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई तो फिर उनका विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध सहते गए। अब उस स्थिति से पुनः इस स्थिति में आए हैं। उन्होंने उस समय देश की परिस्थितियों को समझा, परखा और उस तरफ कार्य किया।
तो वर्तमान समय में भी हमारे सामने परिस्थितियां विकट हैं। जैसे कि सबसे अगर कोई चीज़ विकट है तो इस देश में सबसे अधिक लोग बीमार हो रहे हैं, और वो हो क्यों रहे हैं? सबसे उसका अधिक कारण जो है कि खान पान संयमित नहीं है। ये है कि नहीं? कल हम लखनऊ गए थे और दवाई लेने, अपना भी वैसे अब ठीक हो गया है, इस बात की भी बहुत खुशी है, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते थे और बीमार रहते थे तो हमें सिर्फ अंदर ही अंदर मतलब अच्छा फील नहीं होता था। तो जब हमारी रिपोर्ट अच्छा है तो हमें बहुत खुशी हुई। बस देखे इतने लोग पीड़ित थे, हमें उनको देख देख कर मतलब अंदर से इतना आ रहा था कि क्या करें ये ठीक हो जाए, पर जब हम उनको देखते तो हमें कहते कि हाँ ये बीमार ही रहेंगे। इसलिए क्योंकि एक लोग थे जिनकी दोनों वो गुर्दा होता है ना, वो खराब हो गया था, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख लगेंगे तब दूसरा वाला गुर्दा लगेगा, इसके बाद ये बचे ना बचे कोई वो नहीं। तो हमें मतलब सुने तो इतना दुख हुआ कि हम बता नहीं सकते। हम सोचे कि इनके लिए अभी हम कुछ कर नहीं सकते, पता नहीं ये कहाँ के हैं और हम तो वहाँ के हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखिए उन्हें डॉक्टर ने सब कुछ मना किया था, कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब वो थोड़ी देर बाद गई 2 पैकेट चिप्स और टिकिया लेके आई। हम मतलब एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये हो क्या रहा है। सोचिए अपनी जान भी जा रही तब भी अपने स्वाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे जब से हम लोग सर्दी से जुड़े इतना मन नहीं जाता, कभी कभार शायद हो जाता होगा, पर ये सब इतनी मन नहीं करता ना। और जब डॉक्टर बोलते तब तो नहीं, हम यहाँ से जाते चले आते, हमारे पिताजी एकदम अच्छे से खाते पीते हैं, लेकिन तो हम खाना लेके जाते हैं, एक बार खा लेते फिर चले आते हैं। तो सोचिए अब उनके विवेक को आप परख सकते हैं कि कितना होगा ना, कि उन्हें खुद की शरीर की भी वैल्यू नहीं पता है। डॉक्टर ने मना किया फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमें अपने खान पान को अच्छे से करना हो। सबकी आदत है इसमें कुरकुरे खाने की ना, मत खाइए, इससे आप देश को भी बचा सकते हैं। पूछिए कैसे? जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, और जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सिर्फ बोझ होंगे सरकार के लिए भी, घर के मम्मी पापा के लिए, खुद के ऊपर भी, और टेंशन डिप्रेशन भी आएगा कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा हमने बहुत अच्छे से महसूस किया है इतने साल बीमार रह के। तो आप अपने खान पान को संयमित करिए। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, इतना कुछ उन्हें खाने के लिए मिलता था। हमारे गांव में 125 साल की दादी अब भी काम करती हैं, 125 साल की अब भी काम करती है। हमें तो देखते कहते कैसे भैया, और हम लोग इतने थक जाते, इसलिए क्योंकि वो लोग जब उस जमाने में थे तो वो कहते हैं कि हमारे जो सुबह का नाश्ता होता था वो नहीं होता था, वो लोग ये बाजरे की रोटी और दिन भर गाय भैंस रखते थे तो दूध खाते थे और दही पीते थे, और ये भुट्टा जो था ये उबाल के खाते थे। यही सब चीजें उस समय में होती थी, इतना अनाज नहीं होता था, और जो होता था मतलब गरीबी में थे पर ऐसा खाना खाते थे जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम लोग ऐसा खाना खाते हैं कि हमारा सेहत ही गिरा दे बहुत अच्छे से। पिज्जा जानते हो? एक पिज्जा खाने पर 8 मिनट हमारी जिंदगी के कम होते हैं। ये हमने देखा मोबाइल पे, और ये रिसर्च करके बताया गया है, मतलब सिर्फ इंडिया द्वारा ही नहीं अन्य देशों के द्वारा भी। लेकिन फिर भी आप खाएंगे, आपके मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा है। तो आप अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए, उन्हें समझिए, और पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप कुछ करने के लिए बने हैं, यूं ही से गंवाने के लिए नहीं। तो अपने भोजन को संयमित करिए, और भोजन को संयमित करके आप खुद को देश को बचा सकते हो। ऐसे जो पैकेट वाला चिप्स होता है, सब चीज़ें पन्नी की बनी होती हैं, यदि आप इन्हें नहीं खाएंगे तो सोचिए कितना कूड़ा फैलने से बचेगा। और जब जो चीज़ें नहीं खरीदी जाती ना वो बंद भी होती हैं, जैसे कि फल भी बिकते हैं मार्केट में, आप उन्हें खाइए, उनसे कोई नुकसान है? उनका छिलका गाय खाती है। प्रकृति ने हमें ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो, और फिर उनसे कोई पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। जितने भी फल हैं वो भी स्वादिष्ट होते हैं कि नहीं होते, तो उन्हें खाइए। अब और चीज़ें आप खाएंगे तो सिर्फ प्लास्टिक और कूड़ा कचरा ही फैलाएंगे। तो आप सोचिए कम से कम करें। ये तो नहीं हो सकता एकदम न्यून हो जाए, वो भी हो सकता था क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें थी ना, तो भी ऐसी हैं और हो सकती हैं। तो बस अपनी बात समाप्त करेंगे, और आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, और सबसे अधिक जो है वो समय का, क्योंकि समय चला गया तो फिर वो लौट के आने वाला नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमें पता होता है, हमें बोध होता है। जिन व्यक्तियों का बोध हो जाता है ना, वो समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, और वैसे तो सब जानते हैं समय नहीं गंवाना चाहिए।
पर वो गंवाते हैं क्योंकि उन्हें उस बात का बोध नहीं होता। तो आप हर चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए। इसी के साथ धन्यवाद।